गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीप इंस्टीट्यूट। तो जो आईएसएस की हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, उनके डेमो लेक्चर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सीरीज में मैं आज डेमो नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डेमो 1 में मैंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था, समझाया था। डेमो क्लास 2 जो मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डाटा को एनालाइज करने के बारे में कुछ कुछ बातें की थी। आज हम जो पेपर 1 है आपका, उसका जो यूनिट नंबर 1 है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आज आप उसको क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा डिस्कस होता है या डील होता है, वो दो फॉर्मेट में होता है, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो ये जो पेपर 1 का जो फर्स्ट यूनिट है आपका, ये प्रोबेबिलिस्टिक डाटा के कोरस्पॉन्डिंग डीलिंग करता है। तो आज हम उस फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं, फिर दो चार डेमो क्लासेस में अदर पेपर्स की, यूनिट्स की, सब्जेक्ट्स की आपके सामने डिस्कस करूंगा, डालूंगा, ताकि आप अच्छे से जज कर सके कि किस यूनिट में सुधीर सर कैसे बिहेव करना चाहते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखिए सबसे आज हमारा जो डिस्कशन है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मतलब आपका जो यूनिट है पेपर 1 का, जो फर्स्ट यूनिट है, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से स्टार्ट होता है। जो भी सिलेबस है आपका, हालांकि सिलेबस मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया है आईएसएस के बच्चों के लिए, वो आप मेरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि सुधीर सर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होता है, या हम कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हमें एनालाइज करना है अप्रोक्सीमेटेड, एस्टिमेटेड या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा जो होता है, जो हमारे पास होता नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम बनाते हैं। तो मैंने शायद आपको बताया भी था कि फ्रीक्वेंसी डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डिफाइन किया जाता है अंडर सम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, डजंट मैटर, वो बाद की बात है। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनता कैसे है? जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा बनता है दो चीजों को मिलके, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा भी दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है वेरिएबल एक्स, जिसको आप रैंडम वेरिएबल कहते हो, और एक होता है प्रोबेबिलिटी सिनेरियो पी डॉट। P dot is what? The probability function. Sometime this is probability mass function. Sometime this is density function. Sometime you can say this is a function which give us the probabilities. तो जैसे फ्रीक्वेंसी भी एक फंक्शनल फॉर्मेट होता है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शनल फॉर्मेट होता है। तो चलिए मान लीजिए आपका वेरिएबल है x, यानी कि रैंडम वेरिएबल है x, जो कुछ वैल्यू ले रहा है x1 x2 डॉट डॉट xn। उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है P1 P2 अप टू डॉट डॉट Pn। आप गौर से समझिएगा चीजों को। तो अगर आप x वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, P डॉट यानी कि प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर देते हैं, तो दोनों को मिला के जिसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जैसे पॉइजन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है पॉइजन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? x एक रैंडम वेरिएबल होता है जो वैल्यू लेता है 1 2 3 4 4 अप टू इंफिनिटी, और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो वही तो सब लिखा है। तो इसका मतलब आप मान के चलिए जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल आपके पढ़ के आए हो, वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल नाम हमने रखा है पॉइजन बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट वो एक्चुअली में एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा था, जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज हमें पता थी और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था वो हमें पता था। हमें उसको एनालाइज करेंगे हम वहां पे, लेकिन यहां पे हम एनालाइजेशन का मतलब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा मैंने बना लिया और मैं बता चुका हूं कि इसको फाइंड नहीं होता, ये बनाया जाता है। तो बना के आपके सामने रख दिया। अब बारी आती है कि सुधीर सर इसको एनालाइज करिए। तो मेरे बच्चों, आज की जो मेरी क्लास है, मैं उसमें आपको इसको एनालाइज करना नहीं बता रहा हूं। उसका रीजन है, अब तो आप समझ गए होंगे। एनालाइज करने का मतलब है इसका सेंट्रल वैल्यू निकालिए विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आप इसका वेरिएंस निकालिए विच इज वेरिएंस ऑफ एक्स, स्क्यूनेस निकालिए, कुर्टोसिस निकालिए, सब कुछ निकालिए। आज जो मेन कंसर्न है मेरी क्लास का वो है कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा जो कि आपको बनाना है वो बनेगा कैसे। समझिए, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को एनालाइज करना टिपिकल टास्क नहीं है।
इसको ये समझना टिपिकल टास्क है कि ये बनेगा कैसे। अब तक तो आपको ये भी नहीं पता था कि प्रोबेबिलिटी डाटा होता क्या है, कैसे बिहेव करता है, हम बनाते हैं कि फाइंड करते हैं कि डिफाइन करते हैं, आप समझिए। तो जब प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिफाइन या बनाने की बात आती है तो दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक, तो आज मैं अपनी डेमो क्लास में सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में ही जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना सकता। हो सकता है मैं एक क्लास आपको रैंडम वेरिएबल की भी डिफाइन कर दूं और फिर दोनों को मिला दूं, तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा डेमो, समझ गए। या हो सकता है मैं आज की ही क्लास में इसको कंटिन्यू करके रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ा दूं। तो चलिए जी, अब आपको क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने के लिए दो चीजें बनानी थी, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो टॉपिक का नाम रख दिया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप समझिए गौर से, टॉपिक का नाम रख दिया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सिंपल था बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं था बिल्कुल भी कि भाई कोई ऐसा हमने रॉकेट साइंस लगाया हो इसमें, बिल्कुल सिंपल है। साइड में ले लिया मैंने इसको यहीं पे। देखिए, अब अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी की या प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप ऑब्वियसली मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप जवाब मुझे दे नहीं सकते, लेकिन जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो खूब हम सवाल जवाब करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे पूछूं कि मेरे बच्चों, मेरे पास एक कोइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा है। मैंने आपको बता दिया कि एक कोइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं उस कोइन को जिसके दोनों तरफ हेड लिखा है उसको अगर मैं टॉस करूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टेल आएगा। समझ गए? ठीक, एक कोइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा है, मैं अगर उस कोइन को टॉस करूं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि सपोज टेल आएगा। दोनों तरफ हेड लिखा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मैं डैम श्योर हूं कि आप सब के सब बताएंगे कि सर प्रोबेबिलिटी इज 0। क्यों 0? क्योंकि सर टेल तो कभी आएगा ही नहीं। अरे तो मेरे बच्चे, जब आपको पता है कि टेल कभी आएगा ही नहीं, तो क्या यहां पर प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट लगाए जा सकते हैं? क्या यहां पर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा जनरेट, डेवलप किया जा सकता है? आंसर है नहीं। बी केयरफुल। अब आराम से सुनिए सुधीर सर ने ऐसा क्यों बोला। एक और सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा मेरे हाथ में ये मार्कर है, यस सर, और मैं अपने रूफ टॉप पे खड़ा हूं और मैंने इस मार्कर को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंका, और ऊपर इसको कैच करने वाला कोई नहीं है, खुला आसमान है बिल्कुल। क्लियर कर दूं पूरी सिचुएशन। तो मैंने इस मार्कर को जब ऊपर फेंका, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। समझ गए? तो कोई बच्चा हो सकता है बोल दे 1/2, क्योंकि सर नीचे गिर भी सकता है और नहीं भी। जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो बोलेगा सुधीर सर 1। क्यों 1? क्योंकि सर आप रूफ टॉप पे खड़े हो, मार्कर है, आप मार्कर को अगर उछालोगे तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे कन्फर्म गिरेगा। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ही आपको इसका रिजल्ट पता था। जो पिछले वाला एग्जाम्पल था जिसमें दोनों तरफ हेड लिखा था कोइन के, उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही ये पता था कि उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होने वाला है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने दूसरे वाला एग्जाम्पल लिया जिसमें आप प्रोबेबिलिटी 1 बता रहे हो कि सर मार्कर तो नीचे गिरेगा ही, ये भी गलत है। क्यों है? क्या यहां पर प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जानी चाहिए? इज द 1 इज प्रोबेबिलिटी? शायद नहीं। अब क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूं। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं तो एक टर्म का आप बहुत नाम सुनते होंगे जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, तो प्लीज ये तो मत कह देना कि सुधीर सर जो एक्सपेरिमेंट रैंडमली होते हैं दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये स्टूपिडिटी नहीं चलेगी, मतलब मजाक कर रहा हूं। तो व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? मेरा एक सवाल है आपसे कि शायद रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट, चलो वेरिएबल तो बहुत दूर की बात है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलावा आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर
कोई दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा होगा, मैं डैम श्योर हूं। किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी क्लास में, किसी भी बुक में अगर वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड है तो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है तो आपने कभी भी जीवन में रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं सुना होगा। तो सवाल ये आता है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और क्यों सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ही प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, यूनिवर्स में 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए जाते हैं। ओनली 3 काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर पॉसिबल इन द यूनिवर्स। सबसे पहला है फिजिकल एक्सपेरिमेंट। फिजिकल एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है मेरे बच्चों जिसका रिजल्ट मुझे एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट ये ही आना है। जैसे गुप्ता कपूर सर ने यह समझा भी रखा है क्या, कि E इज इक्वल टू mc²। ये कहां का रूल है? फिजिक्स का रूल है। तो गुप्ता कपूर सर को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उन्होंने बोल रखा है कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट पर प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हमें आउटकम यानी कि रिजल्ट पता होता है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को जिसके हम आउटकम पहले ही पता है कि यही आउटकम आएगा, यूनिक है, फिक्स है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट। और इफ यू हैव ए फिजिकल एक्सपेरिमेंट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, वी नेवर डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती या प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन कोई भी चीज होने से पहले उसका डिफाइन होना जरूरी है। अगर वो डिफाइन ही नहीं हो सकती तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। आप आराम से मेरी बात समझिए। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसका आउटकम आपको पहले ही पता होगा एक्सपेरिमेंट करने से, तो दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल एक्सपेरिमेंट, या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम यूनिक हो, विच इज लुक लाइक दिस वन। और जो मैंने 2 अभी लिए थे, कोयन है जिसके दोनों तरफ हेड है, तो आपको पता है ना कि हेड ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी का कोई डिस्कशन ही नहीं है। मार्कर है, अगर मैं ऊपर उछालूंगा तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरना तय है। अब मैं हॉलीवुड की मूवी तो बना नहीं रहा, टॉलीवुड की मूवी तो बना नहीं रहा कि मार्कर लिया, सुधीर सर ने फेंका और वो ग्रेविटेशनल पार कर सकता है। इज इट साइंटिफिक? तो जो पहली क्लास में आपको बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है सर। और जब बेटा नहीं है और नीचे गिरना है, आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही रिजल्ट पता है, तो क्या आप प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर डिफाइन करेंगे? आंसर है नहीं। और अगर कर रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है छोड़ दीजिए करना, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनेगा कहां और कहां नहीं बनेगा। हर जगह थोड़ी बन जाएगा। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप पढ़ रहे हैं और सुधीर सर आपको पढ़ा रहे हैं, सो बी केयरफुल। तो अभी तो ये डेमो है, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं डेमो क्लास। जब आप लाइव क्लास में बैठेंगे, चाहे ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, तब आपको पता लगेगा, क्योंकि तब आप क्वेश्चन पूछ तक सकते हैं मेरे से। बस यहां प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन आप मेरे से नहीं पूछ सकते। समझ गए? चलिए, अब दूसरा आता है अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट। तो एक तो ये फिजिकल वाला हो गया अपना। अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम क्या आएगा ये तो पता ही नहीं है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी नहीं पता होता। दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेनिटी, क्या आएगा ये तो छोड़ो, क्या आ सकता है ये भी नहीं पता होता। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेन। इनके बीच में होता है अपने वाला, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो इनके बीच में होता है। बीच में क्यों होता है समझाता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम आएगा ये तो नहीं पता होता, बट क्या क्या आउटकम आ सकते हैं ये पता होता है। समझ गए? तो दोनों के बीच में हो गया। इसमें यूनिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं पता होता। इसमें यह तो नहीं पता होता कि क्या आएगा, बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब पता होता है। जैसे एक फेयर कॉइन को टॉस करो, या तो हेड या तो टेल। एक डाइस को थ्रो करो, 1 2 3 4 5 6 में से एक 52 पैक जो गड्डी होती है, जो कार्ड की होती है, आप उसमें से आप पूरी जानकारी है उसको, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, इतना ये होता, पूरा जानकारी है आपको, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब जब आप 52
कार्ड्स वाली डिब्बी में से एक कार्ड निकालोगे तो आपको पता है ना कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या कार्ड आएगा वो नहीं पता है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज पता है। तो इसीलिए आप जब भी स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी थ्योरी में डीलिंग करते हो तो आप सिर्फ इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट में डील करते हो, क्योंकि यही हमें अलाउ होते हैं। ना तो अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट पे प्रोबेबिलिटी लगती है, ना तो फिजिकल पे प्रोबेबिलिटी लगती है। प्रोबेबिलिटी विल डिस्कस ओनली ऑन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आपके पास कम से कम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। सो हु इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट which contains at least two outcome and how many are possible, this is known in advance। तो एक्सपेरिमेंट उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसके कम से कम दो आउटकम होते हैं और कितने हो सकते हैं वो मुझे पता होगा इन एडवांस। क्या होगा ये नहीं पता होगा, कौन कौन हो सकते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो चलिए जी, हो गया। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बात करें तो पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं। बी केयरफुल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड द नंबर। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी थोड़ा वास्ट सिनेरियो है, उसका एक बहुत पर्टिकुलर वर्जन है प्रोबेबिलिटी। तो फिलहाल मैं प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब कोई आपसे पूछे कि सुधीर सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे। आपने शायद एक नाम सुना होगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक और नाम सुना होगा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक और नाम सुना होगा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक और नाम सुना होगा एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आप बात समझिए, जैसे हम कभी ये कहते हैं कि भाई चलो बच्चों फ्रीक्वेंसी डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालो, तो आप मुझे कहते हैं कि सुधीर सर 5 मेजरमेंट होते हैं, मतलब सेंट्रल वैल्यू 5 तरीके से निकाली जा सकती है। कोई भी यूनिवर्सल तरीका नहीं है, जिस फॉर्मेट का डाटा होगा उसी फॉर्मेट से हम मेजरमेंट निकालेंगे। आप ये मुझे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आते हैं हम। जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट था, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ये डिसाइड करेंगे कि इस पे कौन सा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्क करेगा। हमेशा एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ही वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। सो व्हेन वी डिस्कस द प्रोबेबिलिटी थ्योरी वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट टू मेजर्स द प्रोबेबिलिटी इन अवर माइंड। तो सबसे पहला जो है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। तो दुनिया के जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाए गए हैं उन सब में अपनी अपनी क्लासिकल थ्योरी होती है। आपने हो सकता है पढ़ा होगा क्लासिकल फिजिक्स, बिल्कुल सब में होता है। क्लासिकल का मतलब होता है कि जब हमने ये थ्योरी डेवलप करी होगी तब किस बेसिस पर, किन एक्सियम्स के अंडर में, किन सिचुएशंस में इस थ्योरी को डेवलप किया गया होगा। आज वो अजम्पशंस, वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं हमें देखना होगा। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों के जो हमने पहले थ्योरी डेवलप करी थी जिनका आज हम यूज नहीं करते, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो थ्योरीज गलत थी। नहीं, गलत नहीं थी, वो अपनी अंडर सम सिचुएशन करेक्ट थी। आज अगर वो सिचुएशन वैलिड नहीं है तो हमने उनको इंप्रूव्ड कर दिया। जैसे पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गलत थे, गलत थोड़ा ही थे। लेकिन आज अब कलर टीवी देखते हैं। हाँ सुधीर सर गलत तो नहीं थे, लेकिन तेज हवा चलती थी तो सिग्नल नहीं आते थे। आज आपका डिश एंटीना है तो तेज हवा चले तो भी सिग्नल आते हैं, बरसात होगी तो हो सकता है सिग्नल चले जाए, लेकिन बला बला चीजें, बहुत सारी चीजें। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या कहती थी वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो वो कहती थी कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा, जिसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कह रहे हो, मतलब जिसके आउटकम कम से कम 2 हैं, कितने हो सकते हैं वो मुझे पता है इन एडवांस। उस एक्सपेरिमेंट में एक बात होनी चाहिए, एक तो वो एक्सपेरिमेंट फाइनाइटली टाइम्स कंडक्ट होना चाहिए। मतलब समझ गए, जो आउटकम्स होंगे उसके
जो टोटल आउटकम्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। 2, 4, 10, 20, 50, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, डजन मैटर। दूसरा, जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब समझते हो कि किसी भी आउटकम आने के जो फेवरेबल चांसेस हैं वो सबके सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक फेयर कॉइन को टॉस करो तो दो आउटकम है, हेड और टेल, और दोनों के अकर होने के जो चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली है। आप एक फेयर डाइस को थ्रो करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चांसेस हैं, और पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक चांस के, हर एक नंबर के अपर फेस पे आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा समझिए बात को, हम लोग करना क्या चाहते थे। लेकिन ऐसा तभी वैलिड है जब आपके आउटकम इक्वली लाइकली होते हैं। तो कैसे ये चीज वर्क करती है? सपोज मान लीजिए इक्वली लाइकली है, और जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके जो आउटकम्स हैं वो भी फाइनाइट है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझाने से पहले एक टर्म मैं आपको समझाना चाहूंगा, बिल्कुल कॉमन है, जिसका नाम है सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा? तो क्या होता है सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके जो जो भी आउटकम होंगे उन सबका होल कलेक्शन इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बेसिकली हम एस से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली ये सेट होता है, और होता क्या है? कलेक्शन ऑफ all possible outcomes of a random experiment। ये रैंडम नाम की टर्म जो लिखी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये लिखना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। नॉट ऑफ ए एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। बी केयरफुल। सो मैथमेटिकली जो एस है वो एक सेट है, ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकली जो एस है वो एक सेट है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो सैंपल स्पेस बनाया आपने एस, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे एन, एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इसको मैथमेटिकली हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बी केयरफुल, ऑब्वियसली बात है, सैंपल स्पेस में कम से कम 2 एलिमेंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि आउटकम कम से कम 2 होंगे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैथमेटिकली ये सेट है, बिल्कुल एक सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है एलिमेंट, सपोज फॉर एग्जाम्पल एन। बस मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस विच इज द कार्डिनलिटी इज इक्वल टू एन, देन एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल। चलिए, अब यहीं पे एक टर्म आती है जिसका नाम है इवेंट, जिसका नाम है इवेंट। उसके बाद हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कुछ वर्क करेंगे। तो कोई अगर पूछ ले आपसे इवेंट क्या होगा, तो मान लो मैंने पूछ लिया, तो आप एक सेकंड के लिए जरा सोचो। आपसे अगर पूछा जाए कि इवेंट को डिफाइन करो, तो आप इवेंट को कैसे डिफाइन करोगे? जो भी आपका दिल है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरी बात मत सुनिए, आप अपनी मर्जी से डिफाइन करो। ठीक है? कुछ किया होगा आपने, जो भी किया है। देखिए, अब मैं डिफाइन करता हूं। इवेंट होता है ए विच इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट्स इट। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। भाई एस क्या है? एक सेट है ना, जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट है। इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 5, क्योंकि मैं कहीं पर भी नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं लिख रहा हूं। हालांकि जो गुप्ता कपूर सर हैं, वो जब इवेंट को डिफाइन करते हैं तो वो लिखते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट इज इवेंट, लेकिन गलत लिखा है वो। 5 भी इवेंट होता है, क्योंकि अगर 5 इवेंट ना माना जाए तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी डेवलप हो ही नहीं सकती। मैं चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि सब कुछ जो किताबों में लिखा है वो करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सोच समझ लीजिए,
अगर आप फाई को इवेंट नहीं मानते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 लिखने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा किसी इवेंट की आती है। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप कोई भी सबसेट बनाते हैं, एनी सबसेट A, so A is a subset of S, is called event, is called event. That's it. मेरे बच्चों, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस सपोज n के बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मस्ट लाइज बिटवीन 0 to n। ऑब्वियसली बात है, सबसेट के अंदर मैक्सिममली उतने एलिमेंट हो सकते हैं, 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 5 भी हो सकता है, कंफर्म गारंटी है। तो क्या मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस? यस, ऑब्वियसली बात है, सबसेट के अंदर इससे एलिमेंट या तो इक्वल होंगे या तो कम, ज्यादा तो हो नहीं सकते। एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप ns से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 0 लेस देन इक्वल टू na अपॉन ns लेस देन इक्वल टू 1। एंड नाउ दिस रेशो is defined as probability of A by the classical probability theory। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? आप लिखेंगे probability of A lies between 0 to 1। क्यों? क्योंकि क्लासिकल ने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। दैट्स इट। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब जो आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर वो सारे के सारे इक्वली लाइकली होंगे और दे मस्ट बी फाइनाइट। ये डम रूल है, बिल्कुल एकदम थम, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। अब जो दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी आता है वो आता है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा? देखिए, इस थ्योरी के और अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसको लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, डजंट मैटर। होता क्या है, करते क्या है, कैसे है, एक बार देखते हैं। पिछले वाली जो थ्योरी थी उसमें दो अजम्पशंस थी। एक तो आउटकम्स इक्वली लाइकली होने चाहिए और जो सैंपल स्पेस का सिनेरियो है वो फाइनाइट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर वो दोनों अजम्पशन वायलेट हो जाएं तो कैसे वायलेट हो जाएं? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फेयर कॉइन है, ठीक है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। लेकिन आपने क्या किया, जिस तरफ हेड था उस तरफ से कॉइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सपोज 10 डिग्री टिल्ट कर दिया। भाई पहले तो 180 डिग्री सरफेस है, आपने उसको 160 डिग्री 170 डिग्री कर दिया सरफेस को, तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया। तो टिल्ट करने से क्या होगा वो कॉइन बायस्ड कॉइन हो गया। अब बायस कॉइन हो गया, अब अगर आप उसको टॉस करते हैं तो क्या इस कॉइन को टॉस करना जिसको आपने टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा? आंसर है यस सर। क्यों बनेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने टिल्ट कर दिया तो हमेशा जो टिल्ट वाला फेस है वही ऊपर आएगा, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जो अब जो चांसेस है हेड के और टेल के वो इक्वली लाइकली नहीं रहे। तो आउटकम तो अभी भी दो हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ये जो दो आउटकम हैं अब ये इक्वली लाइकली नहीं रहे। तो क्या अब आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 1/2 कहना चाहेंगे? आंसर है नहीं। और अगर आप कहना चाहते हैं तो मेरे बच्चों आप गलत हैं। थोड़ा समझिए, टिल्ट करने से कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट आया होगा। लेकिन क्वेश्चन तो मेरा अभी भी वही है, या तो ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो जाता या तो ये अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट हो जाता, लेकिन है तो ये अभी भी रैंडम, और अभी भी रैंडम है तो प्रोबेबिलिटी चलेगी। तो अब अगर आपने कॉइन को ऐसे टिल्ट कर दिया तो हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा। चलते हैं। तो यहां पे जनरेशन होता है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम
इक्वली लाइकली नहीं है, जैसा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हमारे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। तो उसमें अगर आपको किसी आउटकम के कोरस्पॉन्डिंग या किसी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स के कोरस्पॉन्डिंग, किसी इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप एक काम कर लो, उस एक्सपेरिमेंट को जिसके आउटकम इक्वली लाइकली नहीं थे आप m टाइम्स कंडक्ट कराओ। अब उन m टाइम्स में से कुछ टाइम आपके फेवरेबल रिजल्ट आएगा और कुछ टाइम आपके अनफेवरेबल रिजल्ट आएगा। भाई जैसे मान लो हमने हेड की तरफ से टिल्ट किया और मैंने बोला बेटा 100 बार इसको टॉस करो, तो हो सकता है 60 टाइम्स हेड आए, 40 टाइम्स टेल आए, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा तो है नहीं कि 100 बार में से 50-50 आएगा, आ सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो जब ऐसे आएगा तो आपने क्या बोला कि उस एक्सपेरिमेंट को मैंने m टाइम्स कुछ कंडक्ट कराया और m मे बी लार्ज, मे बी एनीथिंग अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, डजंट मैटर। उसमें से आप ये मेजर करो कि कितनी बार फेवरेबल है और कितनी बार नॉन फेवरेबल है। तो नॉन फेवरेबल तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, मिल जाएगा। तो मान लीजिए फेवरेबल जो चांसेस है वो है n, तो m में से n टाइम्स आपका फेवरेबल है, जो बच गया वो है m माइनस n। और मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि m की वैल्यू को आप लार्ज लेके जा सकते हो, मींस m टेंड्स टू इंफिनिटी। क्योंकि कोई बच्चा कहेगा सुधीर सर हम 100 बार टॉस करेंगे, कोई कहेगा सर हम तो 1000 बार टॉस करेंगे, कोई कहेगा सर मैं तो 1 करोड़ बार टॉस करूंगा, डजंट मैटर, लिमिट लग गई, आप जितना मर्जी। नाउ दिस इज नथिंग बट probability of your defined event A. But be careful, this probability is not by the classical theory of probability. This is by the statistical theory of probability, जो पिछली दोनों assumptions को रिमूव करता है। लेकिन इसके अंदर अपनी एक खुद की assumption है और वो ये है कि जब आप उस एक्सपेरिमेंट को m टाइम्स कंडक्ट करवाओगे तो वो एक्सपेरिमेंट उन m ट्रायल्स के अंदर उसकी जो आउटर कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होनी चाहिए। कहने का सेंस ये था कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो जो हवा का प्रेशर है वो हर बार सेम होना चाहिए। तो शायद ये बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, जो हमारी अजम्पशन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं वो बात की बात है। थ्योरेटिकली जो मेरा अजम्पशन है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो तीसरा मेरा आता है मेरे बच्चों वो है सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन नाम पे गौर करिएगा। सब्जेक्टिव क्या मतलब है इस बात को कहने का, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैं दो अलग अलग लोगों से एक सवाल पूछता हूं। क्या सवाल है कि भाई कल सपोज कोई डेट है और मैं डेट जानबूझ के ले रहा हूं, कल डेट है 17 जून, सपोज फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक डेट लिख रहा हूं 17 जून। एक्चुअली दिस इज माय बर्थडे, खैर मजाक कर रहा था बच्चों। तो वो होता ना, कोई आपको अगर पूछे कि एक स्पेसिफिक डेट बताइए, तो इंसान ह्यूमन नेचर है, वो अपना बर्थडे जनरली उसके माइंड में क्लिक होता है। तो 17 जून, और ऐसा भी नहीं है कि बर्थडे की वजह से क्लिक हुआ है, किसी रीजन की वजह से क्लिक हुआ है। अब वो रीजन आप समझ पाते हैं या नहीं वो देखना है मुझे। तो मान लीजिए मैंने किसी एक पर्सन से पूछा जिसकी एज थी सपोज 15 साल, है ना, आप समझिए। तो 15 साल का बच्चा इतना पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत 10th वगैरह कर लेता है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में उसको जानकारी होती है, सब जानकारी होती है। और मैं उस 15 साल के बच्चे से पूछूं कि बेटा कल डेट है 17 जून, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि कल बरसात होगी या नहीं होगी। मतलब कल बरसात के होने के चांसेस बताइए, या इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि कल बरसात होगी, नहीं होगी तो फिर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो बच्चा कुछ दिमाग लगाए और सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने जवाब दे दिया जैसा कि आप जवाब देंगे 1/2। ठीक है,
अब उसने क्यों जवाब दिया मुझे आइडिया नहीं है, जो भी उसने सोचा होगा, शायद सोचा होगा कि सर देखो दो ही बातें हैं, या तो कल बरसात होगी या तो कल बरसात नहीं होगी, है ना, और आप होने के चांसेस पूछ रहे हैं, तो 1/2। लेकिन मैं एक कह रहा था कि शायद, चलो कंसिडर करते हैं आपकी बात। अब यहीं पे मैंने एक दूसरे बच्चे से सवाल पूछा, या दूसरे इंसान से सवाल पूछा, जिसकी उम्र है 50 साल, 50 ईयर्स। तो ऑब्वियसली बात है उसने थोड़ा, उसको मोर एक्सपीरियंस है, मोर वो एनालिटिकल पावर अपने अंदर रखता है। और मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि कल 17 जून है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि कल बरसात होगी। और उसने जवाब दिया 2/3। उसने जवाब दिया 2/3। तो थोड़ा सा मैंने हिंट पूछा उससे, हाँ जी 2/3 क्यों, मतलब 2/3 मतलब इससे ज्यादा, समझ गया ना क्यों? उसने बोला सर देखो, जनरली इंडिया में जून के महीने में मानसून आता है, और मानसून अगर होगा तो जनरली बरसात होने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे अपने पिछले 35-40 साल के एक्सपीरियंस से लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल के बच्चे को तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, एक उम्र के बाद होता है ना एक्सपीरियंस। तो मुझे 35-40 साल के एक्सपीरियंस से लगता है कि 17 जून की अगर हम डेट देखें, मिड जून है, तो बरसात के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। दैट्स वाई आई राइट 2/3। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी सही है और ये आदमी गलत है, नेवर। आप सिर्फ ये कहेंगे कि सर दिस इज द प्रोबेबिलिटी बाय सब्जेक्ट दिस पर्सन, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी बाय सब्जेक्ट दिस पर्सन। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज व्हाट, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे कभी भी हम कोई थ्योरेटिकल फिनोमिना नहीं पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज इसी बात का होता है। आप जर्नली प्रैक्टिकली सवाल पूछते हो किसी से, तो वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर वर्क करता है, समझ गए? सेम नॉलेज के बेसिस पे कोई दूसरा पर्सन वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एंड दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। इसे मैं थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल। चलिए कोई बात नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव थ्योरी कभी भी थ्योरेटिकली हम जीवन में डिस्कस करेंगे ही नहीं। आज पहली और आखिरी बार है जब मैंने आपको सब्जेक्टिव थ्योरी के बारे में कुछ बताया है। अदरवाइज क्लासिकल पे वर्क करेंगे, स्टैटिस्टिकल पे वर्क करेंगे, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी पढ़ाने वाला हूं, एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस पे वर्क करेंगे। बट जो अभी गया है इस पे वर्क हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरी है वो है एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है? एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पॉइंट को समझिए। एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सियोमेटिक। इसका मतलब है कि हम एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिफाइन करने जा रहे हैं जो सर्टेन एक्सियम्स पर बेस्ड है। कोई भी थ्योरी अगर इन सर्टेन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी, नाउ दिस थ्योरी कंसीडर्ड टू बी ए प्रोबेबिलिटी थ्योरी। So axiomatic theory is not defined in terms of definition. Axiomatic theory of probability is defined in terms of axioms. और शायद आपके दिमाग में आने लगा हो कि सुधीर सर क्या कहने वाले हैं। तो 3 एक्सियम्स पर एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमने डेवलप की है, एंड नाउ दीज 3 एक्सियम्स अगर सेटिस्फाई होते हैं किसी भी रूल के कोरस्पॉन्डिंग, नाउ दिस रूल is called probability theory and defined by axioms. So name is axiomatic theory of probability. Generally इस axiomatic theory of probability को कुछ लोग ऐसे डिनोट करते हैं, S stylus B stylus P dot. Now this triplet मतलब 3 चीजें, S sample space, stylus B sigma field, P dot is probability function. Now this triplet
is called probability space. This is what? Probability space. मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा कलेक्शन जिस पर डिफाइंड प्रोबेबिलिटी को स्टडी किया जा सकता है, एंड दिस डिफाइंड प्रोबेबिलिटी मस्ट सेटिस्फाई द डिफाइंड एक्सियम्स जो मैं डिफाइन करूंगा। समझ गए? तो दिस इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक थ्योरी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ये आ जाएगा। नहीं भाई, हमने 3 रूल आपको दे दिए, 3 कंडीशन आपको दे दी, 3 प्रॉपर्टी दे दी, 3 एक्सियम्स दे दिया। दुनिया का कोई भी थ्योरी इन 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। दैट थ्योरी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नाउ दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। सबसे पहला है मेरे बच्चों एस। नाउ दिस इज व्हाट? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और ये सैंपल स्पेस मैं डिफाइन कर चुका हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अगर एस सैंपल स्पेस है तो इतनी गारंटी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ns इज इक्वल टू n सपोज, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मान लिया मैंने कि मेरे सैंपल स्पेस के अंदर n एलिमेंट्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो मैथमेटिकली एक सेट है ना, बिल्कुल सिंपल सा एक सेट है। अब मेरा यहां पे आपसे एक सवाल है कि बेटा अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? आंसर है 2 टू दी पावर n। क्या आंसर है? 2 टू दी पावर n, क्योंकि ये रूल है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब मैं ऐसा रूल आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि जितने भी सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के, वो सारे के सारे इवेंट होंगे। ऑब्वियसली बात है, इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो आप कितने सबसेट बनाओगे मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली मैं ये कह सकता हूं कि उतने ही इवेंट बनाए जा सकते हैं। और मेरे बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट पावर सेट होता है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट स्पेस होता है। तो जैसे मैथमेटिक्स में पावर सेट होता है, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में इवेंट स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस आपने बन गया। और एक दूसरी चीज मैंने बनाई, दिस वन। आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, कैपिटल PS, पावर सेट को PS से रिप्रेजेंट करते हैं, या बार लगा दीजिएगा क्योंकि P डॉट मैंने डिफाइन करना है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो P बार एस इज व्हाट? पावर सेट। इसको हम स्टैटिस्टिकली कहते हैं इवेंट स्पेस। क्या कहते हैं? इवेंट स्पेस। डिफाइन क्या होगा? दिस इज द कलेक्शन ऑफ A सच दैट A इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। बिल्कुल सिंपल। तो मैथमेटिकली जो सबसेट आपने पढ़े हैं, वो इवेंट होते हैं। और मैथमेटिकली जो पावर सेट आपने पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सेम चीज कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इज नथिंग बट इवेंट स्पेस, जिसको आप P बार S से डिनोट कर सकते हो। तो मैथमेटिकली ये भी एक सेट बनेगा। ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकली ये भी एक सेट बनेगा मेरे बच्चों। और इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू दी पावर n। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर मेरे बच्चों आपने ये चीज मुझे समझा दी, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चीज मुझे समझा दी कि सर P बार S इवेंट स्पेस है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आई कंसीडर स्टाइलिस B विच इज ए सबसेट ऑफ P बार S। P बार S इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी इवेंट्स थे। मैंने, ये एक सेट है जिसके अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट है, मैंने इसका एक सबसेट कंसीडर किया स्टाइलिस B, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना। नाउ दिस स्टाइलिस B इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। दिस स्टाइलिस B इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड।
इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, एक तो फाई, एक तो एस एलिमेंट होने चाहिए स्टाइलिस बी के। सेकंड, अगर ए एलिमेंट है स्टाइलिस बी का तो कन्फर्म ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एस माइनस ए मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ स्टाइलिस बी। एंड थर्ड, if a1 a2 up to dot dot an up to dot dot are some a1 a2 infinity तक may be finite are some element of stylus b, then इन सब का यूनियन must belongs to the stylus b. If this stylus B, which is the subset of the power set of S or event space, satisfy these three conditions. Number 1, phi और S stylus B में होने चाहिए. Number 2, अगर कोई भी इवेंट स्टाइलिस बी में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट स्टाइलिस बी में होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? अरे भाई, जब जिस दिन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है या नहीं. पता लगा ए कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं आपके पास, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर दोगे? सोचिए. तो हर एक चीज का मतलब होता है भाई सब्जेक्ट में, साइंस में हर एक चीज का मतलब होता है. हिस्ट्री नहीं है कि कुछ भी लिख के चले जाओगे. थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास बहुत सारे इवेंट है, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट, उन सब का यूनियन अगर मैं कर दूं, तो सबसे पहले तो बता दूं कि इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस बनेगा ऐसा जरूरी नहीं होता, सबसेट भी हो सकता है. करके दिखाएंगे आपको जब क्लास चलेगी. ये भी आपके पास स्टाइलिस बी में होना चाहिए. अगर ऐसा स्टाइलिस बी आपको मिल गया तो दिस स्टाइलिस बी इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड. बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है. तो दो चीजें मुझे मिल गई मेरे बच्चों अपने एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए. मैंने इसको साइड में ले लिया. अब बारी आती है थर्ड वाले की, पी डॉट, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी नहीं. देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन है जिसका डोमेन होता है, जिसका कोडोमेन होता है, जिसकी डेफिनेशन होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सियम्स होते हैं. एंड प्रोबेबिलिटीज व्हाट? प्रोबेबिलिटीज आर जस्ट नंबर्स. समझ गए? आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एट सम पॉइंट. ये मैं बिल्कुल मान सकता हूं, बट आई एम डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो मेरे बच्चों, अगर पी डॉट एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा आपको इसका डोमेन. इसका डोमेन होता है स्टाइलिस बी. अब बताना पड़ेगा इसका कोडोमेन. इसका कोडोमेन होता है 0 टू इंफिनिटी. अब यहां पे ट्विस्ट फंसेगा, क्योंकि जब आप गुप्ता कपूर की किताब पढ़ोगे तो गुप्ता कपूर में या आपके टीचर ने, मैं डैम श्योर हूं, बताया होगा कि इसका रेंज या कोडोमेन होता है 0 टू 1. नहीं नहीं नहीं. रीजन, 0 टू 1 इसका कोडोमेन या रेंज तब होता अगर ये प्रोबेबिलिटी होता. ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, आपको देगा. लेकिन कैसे देगा ये अभी नहीं बता रहा हूं. तो जब आप फ्यूचर में आगे चलेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन के दो स्पेसिफिक नाम रखे जाएंगे, एक मास फंक्शन और एक डेंसिटी फंक्शन. शायद सुने होंगे. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है ये, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. और पॉइंट टू बी नोटेड, मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है. बी केयरफुल, नहीं तो एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं. देखिए कैसे. आइए, सपोज x फॉलो एक्सपोनेंशियल 3. तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है?
3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x। भाई थीटा इंटू ई टू दी पावर माइनस थीटा एक्स होता है, तो सपोज मैंने थीटा 3 ले लिया। नाउ दिस px इज नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको यहां पे आप fx से डिनोट करते हो। डजंट मैटर, नोटेशन से क्या मतलब है, होता क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहां पे आपसे अगर मैं p0 पूछूं तो आप 1 सेकंड में मुझे 3 बताओगे। दिमाग का इस्तेमाल करिए, किसी के कह देने से 0 to 1 मत मानिए, आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। या तो आप ये कहिए कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट फिनोमिना के लिए है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, या ये प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 0 to 1 मानूंगा। बट अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, जनरल टेंडेंसी मुझे दे रहे हो, तो आई नेवर एक्सेप्ट कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, बट प्रोबेबिलिटी की फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, समझिए। सुधीर सर इसीलिए फीस 80,000 लेते हैं, सुधीर सर इसीलिए सबसे महंगे हैं, क्योंकि सुधीर सर को पता है नॉलेज किसको कहते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए, किताब देखिए, आप गुप्ता कपूर देखोगे 0 to 1 आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे भाई पहले समझो, 0 to 1 नहीं है। और अगर मान लो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में आ भी गई, तो मेरी बात वायलेट नहीं हो रही ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, आप चाहे इसको जो मर्जी बोलो, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में आएगी। तो 0 to 1 भी तो 0 to इन्फिनिटी के बीच में ही है ना, तो गलती क्या है। हाँ, जिस दिन आप यहां 0 to 1 लिख दोगे और उस दिन मेरे बच्चों आप कंटिन्यूअस वाला केस डिफाइन करोगे, तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, नहीं तो करके देख लीजिएगा। समझ में आया। तो आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस मे बी मास फंक्शन, दिस मे बी डेंसिटी फंक्शन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस मे बी, तो मुझे अभी नहीं पता है, मे बी, ठीक है। अब इफ दिस p डॉट फंक्शन डिफाइंड एज सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। नंबर 1, p ऑफ a lies between 0 to infinity. Be careful, p of a is what, p of a is not the probability। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जिस दिन मैं इस p of a को प्रोबेबिलिटी बोलूंगा उस दिन 0 to 1 ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए। लेकिन आज दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो लाइज बिटवीन 0 to infinity। एंड सेकेंड पॉइंट, p of s is equal to 1। and third point, p of union I goes from 1 to infinity, ai is equal to summation I goes from 1 to infinity p of ai, provided that ai intersection with aj is equal to 5 for all I is not equal to j। इसका मतलब अगर आपका p डॉट यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, अब बी केयरफुल क्या बोल रहा हूं, इन 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, आपने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू होल सैंपल स्पेस पे डिफाइन करें तो वो 1 होना चाहिए। तीसरा, अगर आप बहुत सारे डिसजॉइंट इवेंट लेते हैं, ai aj is 5 for all I is not equal to j, तो कोई भी आप बहुत सारे डिसजॉइंट इवेंट लेते हैं, उन सबके यूनियन का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का समीशन होना चाहिए। इफ सम प्रोबेबिलिटी फंक्शन लाइक दिस satisfy these 3 axioms, then this p dot is called probability function and this triplet is called probability space and this is the theory of axiomatic probability। मतलब एक ऐसा प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आपने एक्सियम्स के बेसिस पर बनाया होगा मेरे बच्चों। डन। तो बिल्कुल आप आराम से समझिए, लगभग 1 घंटा होने वाला है मुझे आपके साथ बातें करते हुए। तो क्या हुआ, मेरा सवाल क्या था, मेरा एम क्या था क्लास के अंदर। मेरा एम यह था कि मैं आज एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाना चाहता हूं। अब वो जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाना चाहते हैं उसके लिए 2 चीजें आपको चाहिए, एक रैंडम वेरिएबल और एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
लेकिन प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना उतना आसान नहीं है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाने के लिए आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट चाहिए, और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट किस कैटेगरी का है, उसके बेसिस पर हमने 4 थ्योरी डेवलप की है। तो कौन सी थ्योरी लगेगी वो आप देखेंगे। जो ये थ्योरी है ये ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्गर मानी जाती है, क्योंकि जो बाकी 3 है वो सब इसका पर्टिकुलर केस हो सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो कौन सा है, एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरी सिंपल। तो क्या होगा, हम कोई भी एक थ्योरी चूज करेंगे और हम रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब इसीलिए मैं आपको यहां थोड़ा समझा रहा था कि कल को जब मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा या आज जब मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल। तब मैं अटैच करूंगा, तब हो सकता है मैं कभी किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में बोल दूं। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों। तो ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ मेरा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और टॉपिक लेते हैं, क्योंकि फिनिश कर ही देता हूं। टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल। ठीक है बेटा, बिल्कुल आराम से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या पढ़ाना चाहता हूं, क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो सब कुछ मैथमेटिकल है। अब ऑब्वियसली बात है, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक मिल गई, अब दूसरी लेके आते हैं। तो कोई अगर पूछ ले आपसे व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल, मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल, रैंडम वेरिएबल जिसको आप एक्स से डिनोट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में ये एक फंक्शन होता है। तो एक्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप एफ लिखते हैं जब आप डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो एफ डॉट लिखते हैं आप जब डिफाइन करते हैं। अब अगर एक्स फंक्शन है तो आपको इसका डोमेन भी बताना पड़ेगा और आपको इसका कोडोमेन भी बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो इसका जो डोमेन होता है दिस इज स्टाइलिश बी, जो अभी आपने मुझे बताया था दिस इज स्टाइलिश बी, वेरी सिंपल बिल्कुल। इसका जो कोडोमेन होता है वो आर होता है, होता तो एक्चुअली आर एन है, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। बट अभी फिलहाल आपको भी डेमो है, तो मान लीजिए मैं 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो उस केस में हम सपोज इसको सिंपली ऐसे ले लेते हैं, समझ गए, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा मैं टिपिकल टास्क आपके साथ डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। तो क्या हुआ मेरे बच्चों कि एक फंक्शन मैंने बनाया x डॉट विच इज डिफाइंड ऑन ए डोमेन एनी सिग्मा फील्ड, और सिग्मा फील्ड आपके पास डिफाइंड है ऑलरेडी। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सुधीर सर सिग्मा फील्ड पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोला ले बेटा, मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहा हूं, सैंपल स्पेस पे डिफाइन कर दिया, चलिए छोड़िए हटिए, सिग्मा फील्ड में मत लीजिए आप। तो मान लो मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एक्स डॉट विच इज डिफाइंड ऑन एनी सैंपल स्पेस जो ऑलरेडी आपके पास है टू द रियल लाइन। अब एनी फंक्शन, बस ध्यान रखना, डोमेन सैंपल स्पेस होना चाहिए और कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, या रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। आरएन भी हो सकता है, यूक्लिडियन रियल स्पेस भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, बेसिकली एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सैंपल स्पेस टू द रियल लाइन। अब आप अगर गुप्ता कपूर की किताब अच्छे से पढ़ेंगे तो सर ने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रेंज रियल है, और डोमेन या तो सिग्मा फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, सबसे सिंपल है आप सैंपल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आपने 2 फेयर कॉइन को टॉस किया, आपने 2 फेयर कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बिल्कुल ठीक है। 2 फेयर कॉइन को टॉस किया, अब ये एक सेट है, सैंपल स्पेस है। मैथमेटिकली मैं इस पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं एक्स डॉट सैंपल स्पेस से लेके एस से लेके आर पे। कैसे डिफाइन किया, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। आप डिफाइन करते हो ना ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स, ऐसे यहां पे डिनोट करते हैं एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, बिल्कुल सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो और फंक्शनल सिनेरियो अगर आप देखें
तो जो x है उसका डोमेन है w, और w क्या हो सकता है, ये। तो टेक्निकली अगर हम देखें x को अगर हम h पे अप्लाई करें तो वैल्यू मिलेगी 2, अगर x को हम ht पर अप्लाई करें तो वैल्यू मिलेगी 1, x को अगर हम th पे अप्लाई करें तो वैल्यू मिलेगी 1, और x को अगर हम tt पे वैल्यू अप्लाई करें तो वैल्यू मिलेगी 0। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल थ्योरी ये जो 0 1 1 2 आपको मिल रहे हैं ये इस फंक्शन की वैल्यूज हैं, और फंक्शन की वैल्यूज को कहते हैं रेंज के एलिमेंट। तो मैथमेटिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेंज ऑफ x है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ x इज नथिंग बट 0 1 2 विच इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ रियल नंबर। और मेरे बच्चों स्टैटिस्टिकली आप ऐसे नहीं लिखते, आप स्टैटिस्टिकली ऐसे लिखते हो x इज ए रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 0 1 और 2। तो आज एक गुरु मंत्र मैंने आपको दे दिया कि ये जो वैल्यूज होती है ना आपकी, जो रैंडम वेरिएबल की आप लेते हो x1 x2 x3 xn 0 1 2, दीज आर नथिंग बट द रेंज एलिमेंट ऑफ योर फंक्शन x जो आपने डिफाइन किया होगा। अब सवाल ये है क्या सुधीर सर हम सिर्फ ऐसे ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, लाखों करोड़ों तरीके से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं ओवर द सेम सैंपल स्पेस। बस ध्यान रहे रेंज रियल नंबर होनी चाहिए, अगर रेंज रियल नंबर नहीं है तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता मेरे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रैंडम वेरिएबल आप ऐसा डिफाइन करना चाहते हैं, कैसा डिफाइन करना चाहते हैं, सेम सैंपल स्पेस लिया मैंने बिल्कुल, बट आई डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल एक्स डब्ल्यू एज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। सपोज फॉर एग्जांपल तो एक्स एच एच किसके बराबर बनेगा, 2 माइनस 0 इज 2। एक्स एच टी किसके बराबर बनेगा, 1 माइनस 1 0। एक्स टी एच किसके बराबर बनेगा, 1 माइनस 1 0। एक्स टी टी किसके बराबर बनेगा, 0 माइनस के 2 इज माइनस के 2। ठीक है बेटा। अब यहां पे फिर वही बात मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे कि रेंज ऑफ एक्स जो है वो है माइनस के 2 0 और 2। बिल्कुल ठीक है। ठीक, स्टैटिस्टिकली आप कैसे लिखेंगे, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू माइनस के 2 0 2। आप जैसे मर्जी लिखिए, सेम बात है, स्टैटिस्टिकली ये लिखेंगे, मैथमेटिकली ये लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक अनदर रैंडम वेरिएबल बन गया। इसका मतलब मैंने कुछ ऐसा समझा दिया आपको कि सेम सैंपल स्पेस पे बहुत सारे रैंडम वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, बना दिया। अब मैंने इसको हटा दिया और मैंने आपको बोला कि बेटा देखो मैं अब एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने जा रहा हूं विच इज अंडर द रूट ऑफ दिस वन, विच इज अंडर द रूट ऑफ दिस वन। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सुधीर सर ये रैंडम वेरिएबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सुधीर सर जिस दिन आप एक्स टी टी निकालोगे उस दिन वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ -2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दैट्स वाई सर आप फंक्शन तो कोई भी डिफाइन कर देना सैंपल स्पेस पे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना रेंज रियल नंबर होनी चाहिए। अगर आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका रेंज रियल नंबर नहीं है तो वो रैंडम वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा। समझ में आया बेटा। तो अब मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ा दी। क्या पढ़ा दिया, एक रैंडम वेरिएबल पढ़ा दिया। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकली एक फंक्शन होता है, उसका डोमेन होगा सैंपल स्पेस, उसका कोडोमेन होगा रेंज होगा। तो उसकी रेंज की जो वैल्यूज होंगी वो आप वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज रेंज ऑफ एक्स है मेरे पास x1 x2 डॉट डॉट xn विच इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, और p डॉट आप डिफाइन कर चुके हैं। तो दोनों चीजें मिल गई ना, x की वैल्यू भी x1 x2 डॉट डॉट xn और p डॉट आप डिफाइन कर लेंगे p1 p2 डॉट डॉट pn। मेरे बच्चों बन गया प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। अब बारी आएगी इसको एनालाइज करने की, और एनालाइजेशन की वैल्यूज वो बनेगी जिसके अकॉर्डिंग आपने ये डाटा डेवलप किया होगा। समटाइम बर्नौली, समटाइम बाइनोमियल, समटाइम पॉइजन, समटाइम नेगेटिव बाइनोमियल, डजंट मैटर।
एनालाइज करने के नाम पे आप क्या निकालेंगे? वही 4 चीजें, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। हो सकता है मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए तैयार होने जा रहे हो, सुधीर सर आपको तैयार करेंगे, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 1 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए फीस मैं जरूर लेता हूं क्योंकि मेरा काम है भाई, मैं आप भी अपना नौकरी करेंगे, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जो फीस आप मुझे देंगे उसका नॉलेज मैं आपसे उससे 10 गुना दूंगा आपको। बस मुझे आपका चाहिए होता है टाइम, डेडिकेशन, एग्जैक्टली 1 साल। तो अभी जो हमारा फरवरी में जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जनरली मार्च और फरवरी में हम बैच स्टार्ट करते हैं, जो पहला बैच होता है हमारा, इसी को ज्वाइन अगर आप कर लेंगे तो आपका दिसंबर तक एग्जाम जो है, दिसंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास 6 महीने मिलेंगे, आप दबा के रिवीजन करिए। जनरली कोचिंगों में एग्जाम से 20 दिन पहले तक भी कोर्स खत्म नहीं होता, बच्चा वैसे ही मेंटली प्रेशर में रहता है, यार कोर्स ही खत्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, जो बच्चे ज्वाइन ही अगस्त में होंगे उनका फिर दिसंबर में नहीं खत्म होगा, उनका मार्च में जाके होता है। तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं, मेरे 2 टाइप के बैच बनते हैं, या तो दिसंबर में खत्म होगा या तो मार्च में खत्म होगा। आप डिसाइड कर लीजिए, जितना अर्ली आप ज्वाइन करोगे उतना अर्ली ही आपका फिनिश होगा, उतना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। फीस सेम रहती है, चाहे आप जब मर्जी ज्वाइन करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्रैश कोर्स है आ जाइए 15,000 में, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, होता ही नहीं है भाई क्रैश कोर्स कुछ भी। इतने बड़े सब्जेक्टों का, इतने बड़े कोर्सेज का क्रैश कोर्स आपका पागल बनाया जा रहा है, पॉसिबल नहीं है ये चीजें, समझ गए? पागल बनाने को मैं भी कुछ भी कह सकता हूं, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पढ़ के देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ज्वाइन दीप इंस्टीट्यूट। अदरवाइज रिक्वेस्ट है, एंजॉय द लाइफ और अपना फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वालों के ही सिलेक्शन होते हैं बेटा, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होते हैं। बस कोचिंग का फर्क होता है कि जिस चीज में आप 2 दिन लगाओगे वो चीज हम 2 घंटे में करवा देंगे, बाकी का जो टाइम है आप रिवीजन पे लगाइए, इतना होता है। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग वालों का ही सिलेक्शन होता है, बिना कोचिंग के नहीं होता है। बिल्कुल हो सकता है, बस आपको टाइम लग सकता है। खैर, डजंट मैटर। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।